नमस्कार दोस्तों। कंप्लेंट केस में आपको एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कब करना चाहिए? क्या आपको कंप्लेंट केस में भी, यानी जो मामले परिवाद पर दर्ज होते हैं, कंप्लेंट पर इंस्टीट्यूट होते हैं, उनमें भी क्या आपको एंटीसिपेटरी बेल का लाभ मिल सकता है? तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, तभी दी गई जानकारी आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। फ्रेंड्स, जब किसी को किसी भी केस में अप्रहेंशन ऑफ अरेस्ट है, गिरफ्तारी की संभावना है, तो एंटीसिपेटरी बेल, जिसका प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 में है, इस प्रावधान के अंतर्गत आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली आपको सबसे पहले सेशन कोर्ट में आवेदन करना होगा। अगर आपकी जमानत वहाँ से रिजेक्ट हो जाती है, आपकी अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज हो जाती है, तब आप हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है, क्या कंप्लेंट केस में एंटीसिपेटरी बेल आपको मिल सकती है? तो बिल्कुल भी मिल सकती है। आप कंप्लेंट केस में भी, जो केसेस परिवाद पर दर्ज होते हैं, उनमें भी इशू ऑफ प्रोसेस 204 सीआरपीसी में आदेश का जारी होने के बाद ही एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करना चाहिए, अगर अप्रहेंशन ऑफ अरेस्ट है कि गिरफ्तारी की संभावना है तो। क्योंकि अगर आप इशू ऑफ प्रोसेस से पहले एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर दें तो मेरे समझ से वो बेनिफिशियरी नहीं है। क्यों? क्योंकि मे बी अगर कंप्लेंट के 203 सीआरपीसी में खारिज हो जाए तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो बेहतर यही है कि कंप्लेंट केस में जब इशू ऑफ प्रोसेस जारी हो जाए, आदेश का जारी हो जाए 204 सीआरपीसी के अंतर्गत, तभी आपको एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करना चाहिए, और वही बेहतर विकल्प है। अब बात आती है ये कि भाई, अगर समनिंग ऑर्डर की जानकारी ही नहीं हुई तो क्या करें? कोई बात नहीं। अगर आपको समनिंग ऑर्डर की जानकारी नहीं हुई है और आपके अगेंस्ट बेलेबल वारंट यानी जमानतीय वारंट इशू हो जाता है, तो आप जमानतीय वारंट की जानकारी होने के बाद एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपको सेशन कोर्ट के समक्ष ही पहले करना होगा। अगर बेलेबल वारंट पर भी जानकारी ना हो तो तब तो भाई नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा आपके अगेंस्ट। लेकिन नॉन बेलेबल वारंट इशू होने तक भी आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करें। अगर केस में मेरिट है तो कोर्ट आपको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर देगी। लेकिन भाई, इसके बाद यानी नॉन बेलेबल वारंट इशू होने के बाद अगर आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई नहीं करते हैं या 282 सीआरपीसी के अंतर्गत आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग से स्टार्ट हो जाती है, आपको एब्सकॉन्ड यानी फरार घोषित कर दिया जाता है, तो आपके लिए फिर एंटीसिपेटरी बेल मिलने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी। वैसे इस पे जजमेंट्स हैं कि अगर 82 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग्स भी हो जाती है तो भी वह पर्सन गिरफ्तार नहीं हुआ है, अप्रहेंशन ऑफ अरेस्ट उसका है, और उस सिचुएशन में उसको 438 सीआरपीसी का लाभ दिया जा सकता है। मीन्स आप एब्सकॉन्ड डिक्लेयर भी हो जाते हैं तो भी आपको कुछ परिस्थितियों में एंटीसिपेटरी बेल का लाभ मिल जाता है। लेकिन बेहतर यही है कि अगर आपके पास केवल और केवल एकमात्र रेमेडी यही बचती है कि आप अगर क्रिमिनल डिवीजन फाइल करें, आपको रिलीफ नहीं मिल सकता है, 482 सीआरपीसी में आपको रिलीफ मिलने की संभावना नहीं है, ऐसा लगता है, तो आप समय से एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन करें, और ताकि आपको एंटीसिपेटरी बेल का लाभ मिल सके, आप बिना जेल जाए उस केस में आगे ट्रायल फेस कर सकें। अदरवाइज़ भाई, अगर ऐसा केस है जिसमें काजनेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो फिर आपको जेल जाना पड़ सकता है, और उसमें कितना समय लगेगा कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इस वीडियो में खाली इतनी सी बात कि आप कंप्लेंट केस में भी एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 में, जैसा कि प्रावधानित है कि अगर आपको गिरफ्तारी की संभावना है तो आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें, जो भी वीडियोस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं, ताकि उनका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और ऐसे जानकारी वाले कंटेंट इस चैनल पर अपलोड होते रहते हैं, आते रहते हैं, और आपको भविष्य में बेहतर जानकारी मिल सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। जय हिंद।